यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। ये बीपीएससी में जो आप बिहार शिक्षक भर्ती जो है इसमें जो पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड यह आपका चैप्टर है। यहाँ पे एक देखेंगे, 1 पेज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 पेज है। 11 पेज में हम ये 1857 की क्रांति हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से अगर जो भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा एक भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत मानी जाती है 10 मई 1857 को शुरुआत होती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है 1857 की क्रांति कब शुरू हुई तो 10 मई 1857 उसका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति पढ़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 1857 की क्रांति पर कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उसका कारण पढ़ने वाले हैं। 1857 का विद्रोह काहे हुआ, मतलब उसका कारण पढ़ेंगे। फिर विद्रोह का जो 1857 का विद्रोह है उसकी प्रवृत्ति कैसी है वह पढ़ेंगे। 4 नंबर में पढ़ेंगे विद्रोह के केंद्र कहाँ थे, यह पढ़ने वाले हैं। और 5 नंबर में पढ़ने वाले हैं असफलता के कारण, मतलब 1857 जो क्रांति थी वह असफल क्यों हो गई, ठीक है। और इसके बाद पढ़ने वाले हैं परिणाम एवं महत्व। क्लियर। इससे पहले हम उसका कुछ बेसिक हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। बेसिक में क्या देखेंगे, यह देखेंगे। यहाँ पे जो है जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आंदोलन, विद्रोह और क्रांति सब एक ही जैसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आंदोलन जो है हिंसक होता है ना। क्या होता है, अहिंसक। आंदोलन आपका अहिंसक होता है, उसमें कोई भी हिंसा नहीं होता है। आप आम तौर पर बैठ करके अपनी बातों को रखते हैं। क्लियर। तो उसे हम आंदोलन कहते हैं। विद्रोह जो होता है हिंसक होता है, और हिंसक में भी कैसा होता है, जैसे कोई मुद्दा आपका गांव का मुद्दा हो गया, कोई क्षेत्रीय मुद्दा है, उस पर जो है विद्रोह होता है। मतलब क्षेत्र विशेष में सीमित होता है। कोई क्षेत्रीय मुद्दा हो और उसका कारण भी क्षेत्रीय ही होना चाहिए। क्लियर। तो वह हिंसक होता है विद्रोह। और जो क्रांति जो है आपका, यह हिंसक भी हो सकता है और अहिंसक भी हो सकता है, और पूरा व्यापक होगा। जैसे क्रांति जो है, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो वह क्षेत्रीय नहीं है। क्लियर। लेकिन जैसे विद्रोह कह सकते हैं, तो विद्रोह में आप देखेंगे जैसे नील विद्रोह जो हुआ था चंपारण में, तो वो क्या था, वहाँ का क्षेत्रीय किसान की समस्या थी, है ना। तो उसको हम विद्रोह कह सकते हैं। जैसे कोई भी आपके पंचायत, आपके शहर का जो समस्या होगा, उसके लिए अगर पब्लिक सड़कों पर उतरेगी, हिंसक रूप से कार्रवाई करेगी, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा, उसको क्या कहते हैं, विद्रोह कहते हैं। क्रांति जो है व्यापक होता है, राष्ट्रीय होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मुद्दा होता है उसको हम क्रांति कहते हैं। तो क्रांति हिंसक भी हो सकता है और अहिंसक भी हो सकता है। क्लियर। तो आंदोलन, विद्रोह और क्रांति में आपको सामान्य फ़र्क पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पुस्तक। तो पुस्तक पढ़ेंगे। देखिए पुस्तक जो है, एक पुस्तक है असबाब बगावत ए हिंद, जो है यह उर्दू भाषा में लिखा गया था। असबाब बगावत ए हिंद जो है उर्दू भाषा में लिखा गया था। और यह जो पुस्तक है असबाब बगावत ए हिंद, यह जो लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। कौन लिखा था, सर सैयद अहमद खान। यह जो पुस्तक है 1857 के विद्रोह पर भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय भाषा में लिखी गई 1857 की क्रांति पर पहली पुस्तक कौन सी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, असबाब बगावत ए हिंद। ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक जो 1857 की क्रांति पर है, उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है, तो क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। आपसे इस तरह से ही पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति पर पहली भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक वह किस भाषा में लिखी गई थी,
तो उर्दू भाषा में लिखी गई थी। तो कई तरह से घुमा करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब यहाँ देखेंगे दूसरा पुस्तक है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है यह देखेंगे। यह जो पुस्तक है किसने लिखा था, तो वीडी सावरकर ने लिखा था। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है यह पुस्तक आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, क्योंकि इस पुस्तक को जो वीडी सावरकर लिख रहे थे उस समय क्या है कि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटेन में इनको लाइब्रेरी से गिरफ्तार किया गया, तो उनके पन्ने मिले तो उस पुस्तक को ये जब्त कर लिया गया है ना। इस पुस्तक पे रोक लगा दिया गया। तो कहा भी जाता है कि यह पुस्तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिबंधित रही। इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं होने दिया गया? क्योंकि मानना था कि अगर यह पुस्तक अगर प्रकाशित हो जाती 1857 की क्रांति पर यह पुस्तक लिखी जा रही थी तो फिर से वैसा विद्रोह हो सकता था। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिबंधित रही पुस्तक जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई है वह कौन सी पुस्तक है, तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये आपका पुस्तक था। इसके रचयिता कौन है? वीडी सावरकर। नेक्स्ट देखेंगे सिविल रिवेलियन इन इंडियन यूनिटीज़। यह जो पुस्तक है इसका लेखक जो है शशि भूषण चौधरी जी हैं, है ना। इस पुस्तक की क्या विशेषता है कि 1857 की क्रांति और किसान विद्रोह जो हुआ था उसके बीच में 1857 की क्रांति और किसान विद्रोह के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो यही पुस्तक आपका हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कह रहा है द ग्रेट रिवेलियन। यह जो पुस्तक है ये खास है, लेकिन इसका केवल आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो पूछेगा कि किसकी पुस्तक है, तो अशोक मेहता की यह पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेवाय म्यूटिनी और द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हमने शॉर्टकट में इसको अंक में लिख दिया है। तो यह जो पुस्तक है इसका जो लेखक है आर.सी. मजूमदार मतलब रमेश चंद्र मजूमदार जी हैं। तो ये खास क्या है सो आप जानेंगे। जैसे रमेश चंद्र मजूमदार जी जो थे इनको जो है ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको पुस्तक लिखने के लिए इनको कहा, और मतलब जो पुस्तक लिखने के लिए कहा तो उनके अनुसार इनको पुस्तक लिखने के लिए कहा गया। तो रमेश चंद्र मजूमदार जो है सरकारी किताब 1857 पर लिखने के लिए इनको हायर किया गया, तो इन्होंने मना कर दिया। क्लियर करा है, उन्होंने 1857 की क्रांति पर सरकारी किताब लिखने से मना कर दिया। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि किसने सरकारी किताब जो है 1857 पर सरकारी किताब लिखने के लिए किसने मना कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। अब यह तो सरकारी किताब नहीं लिखे है ना, तो यह स्वतंत्र रूप से जो किताब लिखे थे वह थे सेवाय म्यूटिनी और द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसने लिखा, सरकार के तरफ से किताब नहीं लिखा, तो स्वतंत्र होकर के जो इसने किताब लिखा ये हो गया, है ना। रमेश चंद्र मजूमदार ही भारतीय इतिहासकारों में एकमात्र ऐसे इतिहासकार है जो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह माना है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आपसे अगर प्रश्न पूछ देगा कि कौन से ऐसे भारतीय इतिहासकार है जो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह माना है, क्या माना है? सिपाही विद्रोह माना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र मजूमदार, ये लिखेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे तो 1857 की क्रांति पर इन्होंने सरकारी किताब लिखने से तो मना कर दिया, लेकिन सरकारी किताब लिखा कौन? सुरेंद्र नाथ सेन ने। अगर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति पर सरकारी किताब लिखने वाले व्यक्ति कौन है, तो सुरेंद्र नाथ सेन है। सुरेंद्र नाथ सेन को सरकारी इतिहासकार भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार भी इनको कहा जाता है। किनको?
सुरेंद्रनाथ सेन को। और इसने जो सरकारी किताब लिखा था उस किताब का नाम ही था 1857। इनके किताब सुरेंद्रनाथ सेन के जो किताब थे उनका किताब का नाम क्या था? 1857। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे, कह रहा है 1857 के विद्रोह का वर्णन करने वाला पत्रकार। अगर आपसे पूछेगा 1857 के विद्रोह का वर्णन करने वाला जो पत्रकार था कौन था? रसील था। कौन था? रसील। और यह जो रसील जो थे टाइम्स पत्रिका का क्या थे? संपादक थे। क्लियर। आगे देखेंगे 1857 विद्रोह की प्रवृत्ति और स्वरूप हम पढ़ेंगे। बुक हमने पढ़ लिया। दूसरा स्टेप हम क्या पढ़ने वाले हैं? 1857 का जो विद्रोह था उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, है ना। तो देखिए लॉरेंस और सीले ने इसे क्या माना है? सिपाही विद्रोह माना है। और L.E.R. रोज जो है धर्मांधों का ईसाइयों के प्रति षड्यंत्र कहा इसने। और T.R. होम्स जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध का है। तो बर्बरता हम लोग को कहा है, सभ्यता मतलब वो लोग जो अंग्रेज लोग थे वो सभ्य थे, इनके बीच युद्ध का है। आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि जो है लॉरेंस और सीले जो है, लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है? तो ये दोनों व्यक्ति जो है इनको सिपाही विद्रोह कहा है 1857 की क्रांति को। फिर आगे देखेंगे T.R. होम्स जो है यह क्या कहा है? बर्बरता और सभ्यता के बीच का युग कहा है। जेम्स आउट्रम एंड टेलर इसको हिंदी मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। इसने कौन कौन कहा है? जेम्स आउट्रल और टेलर ने। नेक्स्ट देखेंगे बेंजिम डिजरायली ने इसे 1857 की क्रांति को क्या कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और कौन राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? कार्ल मार्क्स ने भी 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, करा 1853 में लेखमाला लिखी जिसमें अंग्रेज की नीतियों का क्या है? अंग्रेज के नीतियों का सुअरपन की संज्ञा दी। तो 1853 में एक लेखमाला लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी 1853 में? लेखमाला। और जिसमें अंग्रेज की नीतियों को सुअरपन की संज्ञा दी। तो सुअरपन की संज्ञा किसने दी अंग्रेज की नीतियों को? तो कार्ल मार्क्स ने दी। जो एक लेखमाला लिखी गई 1853 में, उसमें अंग्रेज का जो नीति था भारतीय के प्रति, उसको जो है सुअरपन की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे एक अलग से यहाँ पे लिखा गया 1806 में बेलूर का विद्रोह हुआ था। इसको पॉइंट के रूप में नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे, कह रहा R.C. मजूमदार जो थे, रमेश चंद्र मजूमदार, इसको क्या कहते? सिपाही विद्रोह। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1857 के एक ऐसे इतिहासकार है जो 1857 के विद्रोह को क्या कहा है? सिपाही विद्रोह कहा है। और 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का संघर्ष था, इन्होंने कहा है। कौन कहा है? R.C. मजूमदार। तो ये कथन आप इसका याद रखेंगे। और सरकारी 1857 पर सरकारी किताब लिखने से कौन मना कर दिए थे? तो यही R.C. मजूमदार ने मना कर दिए थे। तो सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा था और R.C. मजूमदार ने मना कर दिया था। क्लियर। आगे देखेंगे, वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का है। 1857 के क्रांति को वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता जो है क्या कहा है? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है।
और सुरेंद्र नाथ सेन चूँकि सरकारी किताब लिख रहे हैं, है ना, इनकी किताब का नाम क्या था, 1857। यह राष्ट्रीयता के अभाव में भी स्वतंत्रता संघर्ष था। किसने कहा? यह राष्ट्रीयता के अभाव में भी स्वतंत्रता संघर्ष था। तो एज इट इज इसका कथन आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आगे देखेंगे। अब विद्रोह के कारण पे आएंगे। तो विद्रोह के कारण हम सबसे पहले क्या जानेंगे? राजनीतिक और प्रशासनिक कारण पढ़ेंगे, फिर सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ेंगे, फिर सैनिक कारण पढ़ेंगे, और फिर जो है आर्थिक कारण, और नेक्स्ट पढ़ेंगे तत्कालीन कारण, है ना। तो लास्ट में हम लोग तत्कालीन कारण पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। 1857 के जो राजनीतिक कारणों में सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय सत्ता अर्थात मुगल सम्राट का मामला है। 1813 में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने नियंत्रण में ले लिया और मुगल दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रख दिया गया तथा शाह आलम द्वितीय के अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया। आपसे एग्जाम में यह भी पूछता है कि अंग्रेज का पेंशनर बनने वाला प्रथम जो है शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ये अंग्रेज का प्रथम पेंशनर बना था। कब? 1803 में। अंग्रेज अधिकारियों का मुगल सम्राट के प्रति व्यवहार अत्यंत अपमानजनक होता था, है ना। तो गवर्नर जनरल डलहौजी, यहाँ पे देखेंगे, गवर्नर जनरल डलहौजी ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने तथा उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार छोड़ने तथा बादशाह की उपाधि छोड़ने के लिए दबाव बनाया। अब देखेंगे जैसे अपना उत्तराधिकारी चुनने का भी इसको नहीं मान्यता रहने दिया, इसका अधिकार छीन लिया। ये अपने मन से उत्तराधिकारी आप नहीं चुन सकता है, ठीक है। और दिल्ली का जो लाल किला था बहादुर शाह जफर को छोड़ने के लिए किसने कहा? डलहौजी ने। यह गवर्नर जनरल था उस समय भारत का, छोड़ने को कहा तथा बहादुर बादशाह की उपाधि छोड़ने के लिए कहा। इसका मतलब है सब चीज़ त्यागने के लिए ही करा है, दबाव बनाया, जिसको लेकर सम्राट और उनकी प्रजा में अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ। बहादुर शाह जफर ने विद्रोह के समय यह कहा था कि युग में हिंदुस्तान में कोई हिंदू हो अथवा मुसलमान हो, ये सभी विधर्मी और विश्वासघाती अंग्रेज के शोषण के शिकार हो रहे हैं। बहादुर शाह ये पूछ लेता है आपसे एज इट इज कथन किसने कहा था? बहादुर शाह जफर ने यह भी कहा था, यदि राजपूताने के सभी शासक मिलकर अंग्रेज़ों के प्रति एक संघ बनाए तो मैं अपने सभी अधिकार त्याग कर मैं उस संघ में शामिल होना चाहूँगा, क्योंकि भारत में शासन करने की कोई इच्छा नहीं बची है। ये कौन कहा था? बहादुर शाह जफर ने कहा था। अब हड़प नीति कौन लेकर के आया था? तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लेकर के आया था। तो देखिए यह इसमें गोद लेने की प्रथा पर निषेध कर दिया था और धीरे धीरे जो है राज्य को कब्जा करके अपने में मिला लिया। तो यह आपका क्रम भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सतारा जो था उसको 1848 में अपने अंदर में कब्जा प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, है ना, इसको हड़प लिया। फिर जैतपुर को कब ले लिया आपने कब्जे में? 1849 में, 48 और 49 में। इसके बाद संभलपुर को 1849 में। तो 1849 में जैतपुर को भी अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया और संभलपुर को भी 1849 में ही ले लिया। इसके बाद 50 में देखिए 1800 में बघात को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब 50 के बाद 51 में नहीं 52 में जो है उदयपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया। और आपसे एग्जाम में यह खास करके पूछता है झांसी को जो है
प्रत्यक्ष नियंत्रण में कब लिया गया? तो 1853 में झांसी को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया गया। नागपुर को कब लिया गया? 1854 में नागपुर को, जो हड़प नीति के तहत जो है नागपुर को भी अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में 1854 में ले लिया गया। यहाँ देखेंगे, डलहौजी ने अपने हड़प नीति के अंतर्गत गोद प्रथा को निषेध करते हुए अनेक क्षेत्रीय राज्य को कंपनी को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, जैसे अवध। अवध जो था उसका मतलब सबसे आज्ञाकारी राज्य था। किसका? अंग्रेज का। मतलब जब जितना पैसा मांगता, जितना जो भी धनराशि मांगता, अवध को हुक्म करता उतना उसको पहुंचा देता था। इसके बावजूद जो है अवध पे इसने क्या लगा करके इसको कब्जा कर लिया? तो कुशासन का आरोप लगा करके इस पर कब्जा कर लिया। तो अवध के साथ जो है सहायक संधि जो एक होता है वह 1801 में होता है। तो आपसे पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के साथ सहायक संधि कब हुआ था? तो 1801 में हुआ था। क्लियर? आगे देखेंगे, यह अंग्रेज का सबसे आज्ञाकारी राज्य था। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया, प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। कब? फरवरी 1856 में। 1856 में डलहौजी ने इसको अपने नियंत्रण में लिया। नियंत्रण में लेने के लिए उसके साथ षड्यंत्र किया, कुशासन से संबंधित 2 रिपोर्ट तैयार करवाए। तो ये मनगढ़ंत रिपोर्ट था, ऐसा नहीं था कि इसे सचमुच रियल रिपोर्ट था। कैसा रिपोर्ट था? मनगढ़ंत, है ना। तो 2 रिपोर्ट इसने तैयार करवाए। एक रिपोर्ट तो इसने तैयार करवाया सरकारी रिपोर्ट, है ना, तो आपसे पूछता भी है। और दूसरा रिपोर्ट जो तैयार करवाया गैर सरकारी रिपोर्ट। तो गैर सरकारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिशप हैबर के अध्यक्षता में इसने गैर सरकारी रिपोर्ट तैयार करवाया कुशासन से संबंधित। क्योंकि डलहौजी यह रिपोर्ट तैयार करवा रहा है, तो जो डलहौजी कहेगा वही रिपोर्ट में लिखना था, क्योंकि अवध को इसको मिलाना था। तो अवध के प्रति जो है यह इसने कुशासन से संबंधित रिपोर्ट तैयार किया। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि गैर सरकारी रिपोर्ट जो है अवध के प्रति तैयार किया गया वह किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो बिशप हैबर की रिपोर्ट। तो गैर सरकारी रिपोर्ट क्या था? तो बिशप हैबर की रिपोर्ट आपसे पूछेगा। और सरकारी रिपोर्ट क्या था? तो जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट जो था सरकारी रिपोर्ट था, और बिशप हैबर की रिपोर्ट जो था गैर सरकारी रिपोर्ट था। क्लियर? और इसी रिपोर्ट के हवाला दे करके अवध को क्या कर दिया? फरवरी 1856 में इसको मिला लिया, है ना। इस पर कब्जा कर लिया, प्रत्यक्ष नियंत्रण कंपनी का इस पर हो गया। आगे देखेंगे, 1857 का विद्रोह सबसे प्रचंड रूप में किस राज्य में फैला हुआ था? तो अवध में। तो अवध में आप देख रहे हैं कितना इस पे अत्याचार हो रहा है। तो ये प्रश्न आपसे पूछता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1857 का विद्रोह सबसे प्रचंड रूप में किस राज्य में फैला हुआ था? तो अवध में फैला हुआ था। ये खास करके याद रखेंगे। आगे चलते हैं, विलय के समय अवध का नवाब कौन था? जिस समय मान लिया जाए कि इसे अवध को 1856 में फरवरी में मतलब विलय किया गया, उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया गया, तो उस समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ये आपसे एग्जाम में पूछता है ना। वाजिद अली शाह जिस समय उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में 1856 में लिया गया, तो वाजिद अली शाह था, और इसको निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने के बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया। और ये आपसे पूछता है, जो नज़्म जो है आपसे यहाँ पे नज़्म लिखा हुआ है, दरो दीवार पर हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, यह किसका नज़्म है? तो खास करके जो क्रांतिकारी थे, है ना, जेल में, ये इसको गुनगुनाते थे, तो लोग क्रांतिकारी को ही ऑप्शन में मारता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वाजिद अली शाह का लिखा हुआ नज़्म है। किसका है? वाजिद अली शाह। अगर ये हुबहू आपसे पूछ देगा, बोलेगा कि किनका नज़्म है, तो वाजिद अली शाह का ये नज़्म है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अवध के विलय के बाद कंपनी ने जैक्सन के नीति अपनाते हुए स्थानीय सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। उसको शक हो गया डलहौजी को कि जो अवध का सैनिक है कहीं ऐसा न हो कि हम ही पर उल्टा हमला कर दे। तो क्या किया, सैनिकों को हटा दिया, स्थानीय सैनिकों को बर्खास्त कर दिया तथा तालुकदारों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। किसके तहत? जैक्सन के नीति के तहत। ये आपसे प्रश्न में पूछेगा। आगे देखेंगे, डलहौजी ने 1852 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जागीरों की जांच करने के उद्देश्य से इनाम कमीशन का गठन किया। तो आपसे पूछ देगा कि इनाम कमीशन कब गठन हुआ, तो 1852 में, है ना। इनाम कमीशन किससे संबंधित है, तो जागीरों की जांच किससे संबंधित है। और आपसे यह भी पूछ देगा कि इनाम कमीशन जो था लगभग कितने जागीर जब्त किए। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है इनाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली। आगे देखेंगे कह रहा है बॉम्बे समाचार पत्र ने डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों का लुटेरा कहा। ये भी आपसे पूछता है ना। तो आपसे पूछ देगा कि डलहौजी को किसने कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों का लुटेरा कहा है, तो बॉम्बे समाचार पत्र ने डलहौजी को कहा था कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों का लुटेरा कहा था। प्रशासनिक कारण, अब हम लोग प्रशासनिक कारण देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सर सैयद अहमद खां, इसकी पुस्तक आपने देखा था असबाब बगावत ए हिंद था, है ना, सर सैयद अहमद खां का। तो सर सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नौकरी कहाँ कर रहे थे? आगरा में कमिश्नर दफ्तर में ये बाबू के पद पे थे, किरानी के पद पे थे, ये ध्यान में रखिएगा। जन्म कहाँ हो रहा है सर सैयद अहमद खां का? दिल्ली में। नौकरी कहाँ कर है? आगरा में। किस पद पे हैं? बाबू के पद में, है ना, कमिश्नर दफ्तर में। और आपसे प्रश्न पूछता है कि सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह के समय कहाँ थे? तो बिजनौर में थे। आगरा भी देगा, दिल्ली भी ऑप्शन देगा और बिजनौर भी देगा। तो उस समय जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो है सर सैयद अहमद खां कहाँ थे? बिजनौर में थे। आगे देखेंगे, सर सैयद अहमद खान के अनुसार विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रशासनिक तंत्र में भारतीयों को शामिल न किया जाना था। ठीक है। नाना साहब के बारे में देखेंगे। पेशवा नाना साहब जो थे बिठूर में अपना निर्वास काट रहे थे, क्योंकि उनका भी जब्त कर लिया गया था, तो उनको निर्वासित कर दिया गया था। ये कहाँ पे ठहरे थे? बिठूर में। और कंपनी द्वारा नियमित पेंशन न दिए जाने से दुखी थे। उन्होंने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पत्र लिखकर कहा कि अंग्रेजों के न्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो इन्होंने नाना साहब जो थे, यह जो है फ्रांस के सम्राट उस समय कौन था? नेपोलियन तृतीय था। उनको पत्र लिख करके अंग्रेज के बारे में बता रहे हैं। बताने से क्या फ़ायदा? अंग्रेज के बारे में कौन नहीं जान रहा है कि ऐसा करने के लिए आया ही है भारत में। अब हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। कुछ जो है अंग्रेज समाज सुधार का भी काम किया। जैसे समाज सुधार का काम उसने अच्छा किया, जैसे कन्यावध है ना, तो कन्यावध की जो प्रथा थी उसको हटाने का प्रयास किया। बाल विवाह जो चल रहा था उसको हटाने का प्रयास किया। सती प्रथा, जो औरत को चीते में पति अगर किसी का मर जाता तो उसको उसी के चीते के साथ जला दिया जाता था, इस पे रोक लगाने का प्रयास किया। और विधवा पुनर्विवाह, जैसे कोई महिला का पति मर गया है तो विधवा हो गई तो उसका जो है फिर से वह विवाह करके पुनर्जीवित मतलब जीवन अपना जी सके, उस पर काम करने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को यह रास नहीं आया। चलिए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी ने भारत में समाज सुधार से संबंधित विभिन्न कानून बनाए जो कि उचित थे, किंतु भारतीयों ने इसे समाज और धर्म पर हमला माना।
होटल और क्लब में लिखा होता था कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। एक ब्रिटिश पत्रिका पंच, याद रखेंगे, एक ब्रिटिश पत्रिका पंच में भारतीयों को गुरिल्ला के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। तो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भारतीयों को गुरिल्ला के रूप में कहाँ प्रदर्शित किया गया है, तो एक ब्रिटिश पत्रिका था, उस पत्रिका का नाम क्या था, पंच। इस पंच में जो है, इस पंच में जो क्या कहा गया है, भारतीयों को गुरिल्ला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। करा एक अंग्रेज इतिहासकार बाल ने लिखा, इतिहासकार का नाम क्या है, बाल ने लिखा कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे भारतीय इतिहासकार नहीं कह रहे हैं, ये कौन है, अंग्रेज ही एक इतिहासकार है बाल, जो ऐसा कहते हैं। जो हम लोग के प्रति व्यवहार करता था अंग्रेज, उसके बारे में ये बता रहा है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि व्यापारिक एकाधिकार 1813 में जो घटना हुआ, क्या क्या मुख्य घटना हुआ, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में यहाँ पे व्यापार करने आई थी, तो इसको एकाधिकार प्राप्त था इंग्लैंड से कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया ही कंपनी सामान बेच सकती है, खरीद सकती है। तो उसका जो ईस्ट इंडिया 1857 का जो क्रांति हुआ, जिससे क्रांति से पहले जो है ये वहाँ के नीति के बारे में इंग्लैंड के वहाँ के सम्राट जो थे, संसद में इसकी चर्चा हुई होगी। तो यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उसका एकाधिकार व्यापार करने का था, उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कब यह काम हुआ, 1813 में, और 1813 में ही प्रति वर्ष 1 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा पे खर्च करने के लिए अनुमति दिया गया। और 1813 में ही ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली, मतलब ईसाई मिशनरी भारत में आ कर के धर्म प्रचार कर सकता था, ये अनुमति मिली। क्लियर, आगे देखेंगे। कंपनी के एक अधिकारी मैगलस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि देव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को केवल इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि ईसाई धर्म का प्रचार भारत में हर छोर पर फहराई जा सके। तो एक कंपनी का एक अधिकारी था, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, कंपनी का अधिकारी कौन था, मैगलस, है ना। और इसकी जो पुस्तक थी हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में पुस्तक, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसने कहा था कि इंग्लैंड को जो भारत है यह इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि ईसाई धर्म का प्रचार कोने कोने तक किया जा सके, इसकी ऐसी मान्यता थी। आगे देखेंगे। मेजर एडवर्ड्स, है ना, मेजर एडवर्ड ने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य इस देश को ईसाई बनाना है। यह किसका कथन है, मेजर एडवर्ड का, ये याद रखेंगे। कहा था भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य, जैसे भारत पर हमारा अधिकार है, मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है, भारत को ईसाई बनाना। क्लियर। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि जेल में अधिकारी राम और मोहम्मद को गालियां देते थे तथा कैदियों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते थे। आगे देखेंगे।
गोपीनाथ नामक एक हिंदू जो ईसाई बन चुका था, वह कहता था, मतलब गोपीनाथ जो था एक कैदी था, है ना, वह हिंदू था, बाद में ईसाई बन गया, है ना। कहता था कि जेल में पादरियों द्वारा ईसाई धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी, है ना। आगे लेक्स लोडी कानून, मतलब धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। यह क्या था? जैसे आप मान लिया जाए कि ईसाई बनते हैं तो आपके माता पिता अपने संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसने एक कानून जमा पहना दिया, इसने कानून पारित करके 1850 में डलहौजी द्वारा। आपसे पूछेगा लेक्स लोडी, है ना, लोडी कानून कब पारित हुआ? 1850 में। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। तो 1850 में डलहौजी द्वारा लेक्स लोडी कानून जो है पारित किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है ना। तो इसके लिए लेक्स लोडी कानून जो है पारित किया गया 1850 में। किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा। इतना आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में है क्या है? 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज के विरुद्ध सेना का पहला विद्रोह था। अंग्रेज का विरुद्ध अगर पूछेगा कि सेना का पहला विद्रोह कौन सा था, तो बक्सर का युद्ध था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। क्लियर? अंग्रेजी सेना को जो लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था आपके क्रांतिकारी और अंग्रेजी सेना के बीच में, तो अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही थी, है ना। आपसे यह भी पूछेगा कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध सेना का पहला विद्रोह, कहने का मतलब भारतीय सेना जो है विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ये सेना के अंग्रेज़ों के विरुद्ध सेना का पहला विद्रोह था बक्सर का युद्ध। फिर 1806 में बेलूर का सिपाही विद्रोह हुआ। इसके बाद तो सबसे पहले कौन हुआ? क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। फिर 1806 में होता है बेलूर का सिपाही विद्रोह। और फिर जो होता है 1824 में बैरकपुर छावनी का विद्रोह जो होता है 47वें रेजिमेंट का। और फिर 1844 में फिरोजपुर का 64वें रेजिमेंट ने, है ना, 2 गुना वेतन के लिए इसने विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से आप क्रम भी याद कर लेंगे कि कौन भी पहले बक्सर का युद्ध होता है, फिर बेलूर का युद्ध होता है, फिर बैरकपुर छावनी का विद्रोह होता है, लास्ट में फिरोजपुर का आपका विद्रोह होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे कंपनी के विरुद्ध पहला विद्रोह 1764 में बक्सर में, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, है ना। 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें कंपनी के साथ आई एक मुस्लिम सैनिक टुकड़ी नवाब की सेना में शामिल हो गया। जब बक्सर का युद्ध जो हुआ रहा था, तो कंपनी के साथ जो एक सेना आई थी, कंपनी के तरफ से सेना, जो भारतीय सेना जो थे वो भी लड़ती थी, है ना। तो उसमें से एक टुकड़ी क्या हुआ, वह जो है मुस्लिम टुकड़ी जो थी नवाब के सेना में शामिल हो गई। 1806 में बेलूर के सिपाही विद्रोह हुआ। यहाँ पर सैनिक को दाढ़ी साफ करने, तिलक न लगाने और एक हैट पहनने को कहा गया, जिसमें गाय के सूअर के चमड़े की बनी कलमी होती थी। जेल 1806 में बेलूर का जो सिपाही विद्रोह का हुआ, तो सैनिकों को दाढ़ी साफ करने, तिलक न लगाने और एक हैट पहनने को कहा गया। कहने का मतलब है कि सिपाही तिलक नहीं कर सकता है ना, दाढ़ी नहीं साफ कर सकता है,
जिसके तहत, और एक हैट लगाना था, जो आप हैट पर देखते हैं एक खूबसूरती के लिए एक कलमी दिया रहता है, वो चमड़े का होता था। इसके चलते वहाँ बेलूर का 1806 का विद्रोह हुआ। और टीपू सुल्तान जो थे, जेल में बंद टीपू सुल्तान के पुत्र इस विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीपू सुल्तान का जो पुत्र कहाँ था, जेल में बंद था, और जेल से ही इस विद्रोह को क्या किया, भड़काने का काम किया। 1824 में बैरकपुर की 47वें रेजिमेंट वर्मा जाने से मना कर दिया। अब देखिए 1824 में बैरकपुर की जो 47वें रेजिमेंट जो था, वो बर्मा जाने के लिए उनको कहा गया। ठीक है, तो बर्मा चूँकि समुद्र पार करके जाना होता था, तो समुद्र पार करना उस समय मतलब ऐसा माना जाता था कि जो समुद्र पार करके चला जाएगा, जो समुद्र में पैर रख देगा, उस पर चला जाएगा, वह उसका समाज, उसके माता पिता, उसके घर वाले कोई उसको स्वीकार नहीं करता था, है ना। तो इसलिए जो है उस समय काला पानी की सज़ा की तरह था समुद्र पार करना। आज हम लोग गर्व से इंग्लैंड जाते हैं समुद्र पार करके, तो ये हमारे लिए गर्व का बात था, उस समय गर्व की बात नहीं थी, है ना। तो मना कर दिया। इसीलिए जो है बैरकपुर की 1824 में बैरकपुर की 47वें रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 1844 में देखेंगे फिरोजपुर के 64वें रेजिमेंट वेतन और भत्तों को दुगुना करने के लिए विद्रोह किया था। क्लियर, ये तो आपको पता चल ही रहा है। आगे देखते हैं। $1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया। डाकघर अधिनियम में आपसे पूछेगा कि डाकघर अधिनियम कब लाया गया, तो 1854 में लाया गया। इस डाकघर अधिनियम में क्या था वह देखेंगे। जैसे सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया। तो जैसे पहले क्या था, जो सैनिक थे, सिपाही जो सैनिक में भर्ती होते थे, उनको डाक सेवा फ्री होता था, उसको क्या कर दिया गया, निःशुल्क था, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किसके द्वारा लाया गया, कैनिंग के द्वारा। इसके अंतर्गत अब देखिए यहाँ पे आपने देखा था कि क्या था, 1824 में बैरकपुर के 47वें रेजिमेंट ने वर्मा जाने से मना कर दिया, समुद्र पार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो उसके चलते जो है 1856 में एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, कैनिंग के द्वारा। और इस भर्ती में जो भी सैनिक शामिल होते थे, उससे एक बॉन्ड पेपर पे बनाया जाता था, जिसके अंतर्गत सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि कंपनी जहां भी चाहे अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। जैसे जो सिपाही में भर्ती हो गए, कंपनी के मुताबिक कंपनी जहां भी आपको भेजेगी वहां आपको जाना था। क्लियर, आगे देखेंगे। 1856 पुरानी, और 1856 में ये हुआ। और 1856 में ही एक क्या घटना घटती है, जैसे पुरानी एक राइफल थी ब्राउन बैस, क्या था, ब्राउन बैस, उसके जगह पे उसको रिप्लेस करके न्यू इनफील्ड राइफल लाया गया। ठीक है, तत्कालिक कारण यही था, न्यू इनफील्ड राइफल, जिसमें न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरी कारतूस जो है, गोली उसमें डाला जाता था, वह चर्बी का, सुअर और गाय दोनों को चर्बी के उसके मुंह पर लगाया जाता था, जिसको दांतों से खींच करके तब उसमें आपको कारतूस लगाया जाता था, उसको बंदूक में भरा जाता था, फिर एक तार के सहायता से उसको ठोका जाता था, फिर फायर किया जाता था, उसको नमी न लगे बारूद पर, इसके तहत। तो आपसे पूछेगा तत्कालिक कारण क्या था, तो न्यू इनफील्ड राइफल, है ना, जो सिपाही में शामिल किया गया। कब, 1856 में। इससे पहले कौन सा, ब्राउन बैस का राइफल था। तो यहाँ पे 1856 में कैनिंग सरकार ने पुरानी ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का निर्णय लिया। इस राइफल में प्रयुक्त कारतूस जो है चर्बी मिलाई जाती थी, सुअर और गाय दोनों की चर्बी मिलाई जाती थी, जिसके कारण
सूअर से मुस्लिम को परहेज था और गाय से हिंदू को परहेज था। आगे देखेंगे विद्रोह की शुरुआत और इसका प्रसार, है ना। तो 10 मई 1857 से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब मानी जाती है? 10 मई 1857 से। अब सबसे पहले आते हैं बंगाल में, जो 1857 का विद्रोह हुआ। अब बंगाल में आइए। दमदम, है ना, दमदम जो है छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो न्यू इनफील्ड राइफल जो सेना में शामिल किया गया, तो सबसे पहले जो व्यक्ति इसका विरोध किया वह बंगाल के कौन से जगह के? दमदम छावनी के सैनिकों ने। कहाँ के? दमदम छावनी के सैनिकों ने 23 जनवरी 1947 को, कब? 23 जनवरी 1947 को वह कारतूस प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। यहाँ पे देखेंगे। फिर आगे बहरायपुर, यह भी कहाँ है? कलकत्ता में। बहरायपुर के सैनिकों ने 26 फरवरी 1857 को, 23 जनवरी 1857 को सबसे पहले दमदम के छावनी के सैनिकों ने वो चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। इसके बाद बहरायपुर के सैनिकों ने 26 फरवरी 1857 को यह भी मना कर दिया चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से। लास्ट में बंगाल में ही बैरकपुर के छावनी के 29 मार्च को मंगल पांडे ने, ये 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन सा? 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे ने, है ना। तो आपसे पूछता है बैरकपुर के छावनी के कौन थे सिपाही? मंगल पांडे। 29 मार्च को इसने भी मना कर दिया, और 29 मार्च को ही मना कर दिया। और इसने जो पैरेड चल रहा था उसमें से बीच में से निकल करके आह्वान किया कि विद्रोह करने के लिए, और इसने गोली चलाई। मंगल पांडे ने गोली चलाई जिसमें घायल 2 हुए थे, लेकिन एक का मृत्यु हुआ, मेजर सार्जेंट ह्यूरसन, है ना, मेजर सार्जेंट ह्यूरसन, ये याद रखेंगे। मंगल पांडे के गोली से जो अंग्रेज मरे थे उसका नाम क्या था? मेजर सार्जेंट ह्यूरसन। इसने ये मंगल पांडे के गोली से मरा था। कब? 8 अप्रैल 1800, ये कब मरा था? 29 मार्च को। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आगे देखेंगे। करा 21 मई विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को विद्रोही सैनिक कहाँ पहुंच गए? आपका दिल्ली पहुंच गया। ठीक है। अब दिल्ली पहुंच गया सैनिक जो विद्रोह कर रहा था, सब सैनिक कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। सैनिकों ने दिल्ली पहुंचते ही बहादुर शाह जफर आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि बिना बताए सब सैनिक बहादुर शाह जफर जो देखा उसको सूचना मिली तो आश्चर्यचकित हुए। बहादुर शाह जफर का आश्चर्यचकित होना इस बात को सिद्ध करता है कि यह विद्रोह सुनियोजित नहीं था। अगर सुनियोजित रहता तो बहादुर शाह जफर उसके लिए पहले तैयार होते। दिल्ली में शस्त्रागार के प्रमुख लेफ्टिनेंट बिलोबी सैनिक द्वारा पराजित कर दिया गया। दिल्ली में जब सैनिकों ने पहुंचा तो बहादुर शाह जफर को बोला हमें खाना चाहिए और आराम करने के लिए बिस्तर चाहिए, क्योंकि आए हैं तो थके हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर कुछ जवाब नहीं दिए। तो दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर का जो शस्त्रागार था उसका प्रमुख कौन था? लेफ्टिनेंट बिलोबी। यह सैनिकों द्वारा पराजित कर दिया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई। यह दोनों पराजित हो गया तो
इसको भी मार दिया। और ईस्ट इंडिया, क्योंकि हर जगह ईस्ट इंडिया कंपनी जो दरबार में अपना आदमी रख दिया था देख रेख करने के लिए। तो राजनीतिक एजेंट जो था साइमन फ्रेजर, है ना, इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? तो सैनिकों के द्वारा। तथा 12 मई को दिल्ली पर पूरी तरह से स्थापित हो गया, है ना। तो 12 मई को दिल्ली पर जो है पूरा सैनिकों का कब्जा हो गया। सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया, जो यह सिद्ध करता है कि सैनिक स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित थे। क्लियर? अब दिल्ली पहुंच गया सैनिक, तो देखिए क्या क्या होता है दिल्ली पहुंचने के बाद। तो 11 मई को दिल्ली पहुंचे, है ना, और सैनिकों के द्वारा 11 मई को साइमन फ्रेजर और जॉन निकोलसन, है ना, जॉन निकोलसन यहाँ पे जो था जॉन निकोलसन को मार दिया गया। 12 मई को दिल्ली पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया, अंग्रेज के चंगुल से छुड़ा लिया गया। आगे देखते हैं, लेफ्टिनेंट बिलोबी को पराजित किया और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। साइमन फ्रेजर कंपनी का राजनीतिक एजेंट था जिसको सैनिकों ने हत्या कर दी। क्लियर? सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली में प्रशासन को संचालित करने हेतु 10 सदस्यों की एक परिषद गठित किया और 6 सदस्य सैनिक प्रशासन से थे और 4 सदस्य नागरिक प्रशासन से थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? तो बरेली से आए बख्त खान कर रहे थे। ये ध्यान में रखिएगा, है ना, बख्त खान कर रहे थे। बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहब ए आलम की उपाधि प्रदान की थी। क्या? साहब ए आलम की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पे देखेंगे दिल्ली पर पुनः कब्जा। तो हर्सन के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा करने के लिए कैनिंग ने एक सेना भेजी। विद्रोहियों के साथ हुए इस संघर्ष में जॉन निकोलस की मृत्यु हो गई और 20 सितंबर 1857 के दिन दिल्ली पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। दिल्ली की पतन में भारतीय सैनिक की हार में इलाही बख्श गद्दार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इलाही बख्श जो था दरबार के अंदर से सैनिकों अंग्रेज से मिला हुआ था और यहाँ के सारी गतिविधि के बारे में अंग्रेज को बताता था, है ना, जिसके चलते यहाँ के सैनिक ने हार गए। हर्सन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और इसमें 2 पुत्र मिर्ज़ा सुल्तान, मिर्ज़ा मुगल और एक पौत्र मिर्ज़ा अबू बकर को भी मार दी। हुमायूं तो आपसे पूछता है कि हुमायूं के मकबरे में कितने जो है मतलब लोग दफन हैं? तो 4 लोग दफन हैं। एक तो हुमायूं का मकबरा जो था उसी में छिपा हुआ था कौन? बहादुर शाह जफर। क्लियर? और अपने परिवार के साथ छिपा हुआ था। तो वहाँ पे बहादुर शाह जफर को नहीं मारता है, उसके सामने में उसके पुत्र जो थे मिर्ज़ा सुल्तान और मिर्ज़ा मुगल और उसके एक पौत्र था मिर्ज़ा अबू बकर, 3 आदमी को गोली मार देती है। तो एक तो हुमायूं खुद था मकबरा में उसका और 3 आदमी, इसको भी वहीं पे दफना दिया जाता है।
तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हुमायूं के मकबरे में कितने लोग दफन हैं, तो कितने लोग दफन हैं, तो आपका जो है 4 लोग दफन हैं, एक हुमायूं और 2 बहादुर शाह जफर का पुत्र और एक पौत्र। क्लियर। आगे देखेंगे, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, बाद में 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ देखेंगे मिर्ज़ा गालिब जिनका जन्म आगरा में हुआ था, विद्रोह के समय दिल्ली में थे। इन्होंने लिखा कि मिर्ज़ा गालिब आगरा के थे, लेकिन जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय दिल्ली में अपने रिश्तेदार के पास आए होंगे, है ना। तो आपका जो है ये 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय मिर्ज़ा गालिब कहाँ थे, दिल्ली में थे। इन्होंने लिखा कि मेरे सामने एक रक्त का एक दरिया है, वो खुदा ही माँ जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना पड़ा है। मतलब इतना भयंकर वहाँ पे युद्ध हुआ, मृत्यु हुई, जिसके चलते इन्होंने ऐसा लिखा। लखनऊ अवध, जिसको अवध कहा जाता था, 1857 के विद्रोह सबसे भीषण रूप में अवध के में दिखाई देता है। ये आपसे पूछता भी है 1857 का विद्रोह सबसे भीषण रूप में किस राज्य में था, तो अवध में। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हसरत महल, है ना, इसको महक परी भी कहते हैं, कर रही थी। ठीक है। बेगम हसरत महल कौन थी, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। ठीक है, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया था वहाँ से, जिस समय अवध का विलय हुआ उस समय नवाब था। पुत्र, जिस समय आपने देखा पीछे कि अवध का विलय के समय प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज जब अपने कब्जे में लिया, उस समय नवाब कौन था अवध का, वाजिद अली शाह। ठीक है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही है अवध में, बेगम हसरत महल। ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी थी कौन, बेगम हसरत महल। इसके पुत्र कौन थे, वीर जीरा कादिर, है ना। 4 जून 1857 शामिल हुई थी कौन, बेगम हसरत महल। यहाँ पर विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल के द्वारा किया गया। जो 1857 का विद्रोह हुआ उस समय अंग्रेजी सेनापति था, कैंपबेल था, है ना। इसके द्वारा जो है 1857 का विद्रोह को दमन किया। कैंपबेल ने 29 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। 1857 में जब क्रांति हुआ, लेकिन 1858 में फिर से जो है कैंपबेल ने यहाँ पे लखनऊ पे पूरा कब्जा कर लिया, पुनः अधिकार स्थापित कर लिया, तथा लखनऊ में चीफ कमिश्नर लॉरेंस की संघर्ष में मृत्यु हो गई और बेगम हसरत महल नेपाल पलायन कर गई। इसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्लियर। यहाँ देखेंगे मौलवी अहमद उल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जानते हैं। इनको विद्रोह का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो मौलवी अहमद उल्ला शाह को। ये याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। मौलवी अहमद उल्ला शाह को 1857 के विद्रोह का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। मूल निवासी ये तमिलनाडु के थे, अभी जिसको मद्रास कहा जाता है। इनके दादा परदादा फैजाबाद में आकर बस गए थे। इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इन्होंने छापेमार गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। बेगम हसरत महल के
नेपाल जाने के बाद विद्रोह का कमाल संभाले थे, है ना। जैसे बेगम हसरत महल लखनऊ से कहाँ चली गई, ये नेपाल चली गई। उसके बाद जो है इन्होंने फैजाबाद में यहाँ पे आकर के इन्होंने विद्रोह का कमान संभाला। आगे देखते नोट में लिखें, कैपवेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से अवध पर पुनः अधिकार स्थापित किया था। आपसे प्रश्न में पूछता है कैपवेल जो था किसके द्वारा जो है ना अवध पर पुनः अधिकार स्थापित किया था, तो गोरखा रेजिमेंट के मदद से। (1857) के विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया। कौन जिहाद का नारा दिया, तो मौलवी अहमद उल्ला शाह ने दिया था, ठीक है। इन्होंने सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध छापेमार युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। इनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। सोच लीजिए कि कैसा व्यक्ति था कि उस ज़माने में 50,000 रुपया, आज 50 रुपया, उस ज़माने में जब 50,000 रुपया इन पर इनाम घोषित किया गया होगा तो कैसा रहा होगा। यहाँ देखेंगे कानपुर, है ना। विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को होती है कानपुर में। कानपुर में विद्रोह कब होता है शुरुआत, 5 जून 1857 को। विद्रोहियों का नेता नाना साहब थे, है ना। नाना साहब कहाँ ठहरे हुए थे, तो बिठूर में अपना निर्वास काट रहे थे, पेंशन न मिलने से नाराज थे, है ना। वास्तविक नाम जो था धोदू पंत था। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, धोदू पंत। बहादुर शाह जफर ने इनको अपना गवर्नर घोषित किया था। किसको, धोदू पंत को, मतलब नाना साहब को। 2 सहयोगी थे, कौन कौन, अजीमुल्ला और तात्या टोपे, है ना। तात्या टोपे का नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था और अजीमुल्ला राजनीतिक सलाहकार और वजीर थे, है ना। और तात्या टोपे जो है मुख्य सेनापति या कमांडर इनको कहा जाता था। सत्ती चौरा, कानपुर में सत्ती चौरा स्थान में एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूम व्हीलर की निर्ममता से हत्या कर दी गई। ह्यूम व्हीलर, ये याद रखिएगा, ह्यूम व्हीलर की हत्या कहाँ की गई, सत्ती चौरा स्थान पर हत्या कर दी गई। और बड़ी संख्या में यूरोपीय महिलाओं और बच्चों को बीबीगढ़ नामक स्थान पर बंदी बनाया गया। नाना साहब ने इन सभी को मुक्त कराया। इसके बारे में जानकारी हार्ट स्टेट नामक महिला के कथन से होती है, जो ह्यूम व्हीलर की सास थी, है ना। ह्यूम व्हीलर की क्या थी, सास थी। कानपुर में अजीजन बाई, है ना, कानपुर में अजीजन बाई वेश्या की हत्या हैवलॉक के द्वारा कर दिया गया। अच्छा, हैवलॉक जो था किसकी हत्या की, अजीजन बाई की। ऐसे पेशे से वो सेक्स वर्कर थी, लेकिन हमारे लिए वह क्रांतिकारी थी, है ना। क्योंकि कानपुर में अजीजन बाई जो है अपना 1857 की क्रांति में यह भूमिका निभा रही थी। तो हैवलॉक के द्वारा अजीजन बाई की हत्या कर दी गई और मैना बाई को जिंदा जला दिया गया। ये याद रखेंगे, अजीजन बाई और मैना बाई को जिंदा जला दिया गया। 6 दिसंबर 1857 के दिन कैपवेल द्वारा कानपुर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया और नाना साहब नेपाल चले गए। तो आप देखते हैं एक नेपाल जाने वाले
दो व्यक्ति है, एक बेगम हसरत महल चली गई और दूसरा जो है नाना साहब नेपाल चले गए। ठीक है। नाना साहब के मुख्य सेनापति तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज को सौंप दिया। 1859 में तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तो 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई। कहाँ? शिवपुरी में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं झांसी। यह बहुत इम्पोर्टेंट है ना। झांसी में जो नेता थी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, है ना। इसको मनु या हवेली भी कहते हैं। इनके पति का नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का पति का नाम था गंगानाथ राव, जिसका निधन हो गया था। उनके पुत्र जो थे दामोदर राव। अंग्रेज़ों ने मान्यता नहीं दी थी, है ना। लाला लाजपत रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र थे कौन थे? दामोदर राव। इनको जो है झांसी का उत्तराधिकारी के लिए इनकी मान्यता नहीं दी थी, जिसके चलते लक्ष्मीबाई भी नाराज थी। विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ। शिवरोज को भेजा गया, है ना। संघर्ष, झांसी पराजित मार्च 1858 में हुआ। झांसी से पहुंची, कालपी में भी पराजित हुई। झांसी जो पराजित हुआ मार्च 1858 में, वहाँ पराजित हो गई। तो कहाँ चली गई? कालपी चली गई। वहाँ पे भी कालपी में भी पराजित हो गई। पहुंचकर ग्वालियर चली गई। ग्वालियर से सिंधिया ने सहयोग करने से कालपी से पहुंची ग्वालियर। ग्वालियर में सिंधिया ने सहयोग करने से मना कर दिया। सिंधिया की सेना रानी के समर्थन में आ गई, है ना। सिंधिया, ग्वालियर के जो सिंधिया थी वो रानी को सहयोग नहीं की, लेकिन वहाँ के सेना जो है रानी के सहयोग में आ गई। रानी लक्ष्मीबाई का हमशक्ल झलकारी बाई थी, जो झांसी में लड़ रही थी, है ना। तो झांसी में लक्ष्मीबाई नहीं लड़ रही थी। कौन लड़ रही थी? झलकारी बाई लड़ रही थी, है ना। बाद में अंग्रेज को पता चला, तब तक रानी वहाँ से निकलकर चली गई थी। सिंधिया ने किस स्थान पर शरण ली थी? आगरा। हिरोज से भीषण संघर्ष हुआ और ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हो गई 18 जून 1858 को। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब होती है? 18 जून 1858 को। किसके द्वारा? हिरोज के द्वारा, ग्वालियर में। हिरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है। अगर आपका कोई शत्रु आपका तारीफ करता है तो समझ लीजिए कि कोई न कोई बात है। ठीक है। अब देखिए, बिहार में 2 केंद्र था 1857 के जब क्रांति हुई तो। एक पटना का नेता पीर अली, है ना। पटना में नेता कौन था? पीर अली। तो पटना में जगदीशपुर, है ना, शाहबाद ज़िले में है जगदीशपुर। यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह मुख्य नेता थे। ठीक है। यहाँ पे भी क्रांति हुई बिहार में। जुलाई 1857 में दानापुर के विद्रोही सेना के सहयोग से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला, है ना। तो दानापुर जो एक छावनी था, उस छावनी को नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। आपसे प्रश्न जो है वीर कुंवर सिंह के बारे में इस बार जो JRF नेट में पूछा ही था, है ना। दूसरा जो है, अंग्रेज से जो संघर्ष हुआ, मिलमैन पराजित हुए, टेम्स पराजित हुए, मार्क पराजित हुए। मार्क कुंवर सिंह घायल हो गए। अच्छा, इसमें जो है सब
देखिए, वीर कुंवर सिंह किसी से पराजित अभी तक नहीं हुए थे। वीर कुंवर सिंह मिलमैन को पराजित किया, फिर डेम्स को पराजित किया। मार्क्स के गोली से वीर कुंवर सिंह घायल हो गए थे, है ना, लेकिन ये भी पराजित हुए। ली ग्रैंड, है ना, ली ग्रैंड भी पराजित हुए। बाद में ली ग्रैंड की मृत्यु हो गई। बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे, कभी पराजित नहीं हुए, स्वतंत्रता के झंडा के नीचे शहीद हो गए, है ना। मृत्यु के बाद स्वतंत्रता के झंडे के नीचे शहीद हो गए। अब मृत्यु के बाद नेतृत्व संभाला इसके भाई अमर सिंह ने। अमर सिंह को विलियम टेलर विनसेंट आयर ने पराजित किया दिसंबर 1858 में। अन्य केंद्र इलाहाबाद के नेता जो थे मौलवी लियाकत अली, है ना, नेतृत्व किया था। दमनकर्ता मिल थे। मंदसौर के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, जब 1857 की क्रांति हो रही थी। जफर के पूर्व मुगल शाहजाद फिरोज शाह नेतृत्व किया। बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व किया। मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया। बुलंदशहर में मोहम्मद वलीदाद खान ने। मेरठ के आसपास में कदम सिंह ने। मेरठ के बरोत तहसील में शाहमल ने। असम में मणिराम सिंह और कपिलेश्वर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। और उड़ीसा में है सुरेंद्र साई और उज्ज्वल साई ने नेतृत्व संभाला था। राजस्थान के कोटा में दयाल बंधु और हरलाल। आगे देखेंगे विद्रोह की सफलता का कारण। विद्रोह की असफलता के कारण ये सफलता लिखा गया है। देसी रियासतों की गद्दारी। अंग्रेज के सहयोग करने वाले प्रांत, कुछ प्रांत जो थे अंग्रेज को क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे। यहाँ पे देखेंगे अंग्रेज को क्या कर रहे थे। पंजाब जो है ना, सिख सरदार जो थे ये किसको सहयोग कर रहे थे? अंग्रेज को। कश्मीर में गुलाब सिंह सहयोग कर रहे थे। ग्वालियर में सिंधिया सहयोग कर रहे थे, क्योंकि ग्वालियर में जब झांसी लक्ष्मीबाई पहुंची, रानी लक्ष्मीबाई, तो सिंधिया रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग करने से मना कर दिया था। तो सिंधिया के सैनिक जो थे लक्ष्मीबाई के साथ आ गई थी। नेपाल में सर जंग बहादुर जो है अंग्रेज को सहयोग कर रहे थे। भोपाल में बेगम सहयोग कर रहे थे। हैदराबाद के निजाम मंत्री सालर पंग सहयोग कर रहे थे। कैनिंग इन शासकों ने तूफान के आगे तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो यह तूफान हमको उड़ा ले जाता। अगर यह कैनिंग कहता है कि यह सब अगर हमको सहयोग नहीं करता तो जो 1857 का विद्रोह था करा कि हमको उड़ा ले जाता तूफान की तरह। देसी नरेश राजाओं की गद्दारी, ये सब जो है गद्दार ही कहलाएंगे भाई। अंग्रेज को सहयोग कर रहे थे तो गद्दार ही कहलाएंगे। योग्य नेतृत्व का अभाव। इस विद्रोह में एक अच्छे नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह जफर एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करने में सफल रहे। यद्यपि विद्रोह के दौरान इन्होंने कहा था कि यदि अंग्रेज़ों को इन देश से बाहर निकालने के लिए राजपूताने के सभी शासक के एक संघ बनाया तो मैं इस संघ में शामिल हो जाऊंगा और अपने सभी अधिकार त्याग दूंगा। वैसे भी भारत का शासन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं बची, है ना। ये किनका कथन था? बहादुर शाह जफर का। एक अंग्रेज सेनापति जॉन लॉरेंस ने कहा था कि, क्या कहा था भाई? तो देखिए,
यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कौन कहा था? तो जॉन लॉरेंस ने कहा था। आगे देखते हैं। साधनों का अभाव है ना। वानपुर रियासत, बुंदेलखंड, मान सिंह तोप बनाने का कारखाना डाला था। ये ध्यान में रखिएगा नाम, है ना। उस समय जो भारत में मान सिंह जो थे उन्होंने तोप बनाने का कारखाना डाला था। कहाँ? वानपुर रियासत में, बुंदेलखंड में। नाना साहब नीले टोपी वाले, नाना साहब का कथन है नीले टोपी वाले गोली चलाने से पहले ही मार देती है ना। आगे देखेंगे। क्योंकि उनके पास संसाधन था, हम लोग के पास भला बर्ची वही जो था। विद्रोहियों के पास संसाधन का अभाव था, जैसा कि नाना साहब ने कहा था कि यह नीली टोपी वाले गोली चलाने से पहले ही मार देती है। विद्रोह के दौरान बुंदेलखंड के वानपुर रियासत के राजा मान सिंह ने यूरोपीय ढंग से तोप बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था, है ना। कहाँ? बुंदेलखंड के वानपुर रियासत के राजा मान सिंह कहाँ के थे? तो वानपुर रियासत के राजा थे। उन्होंने तोप बनाने की कारखाना यूरोपीय ढंग से डाला था, जिसका सीमित उपयोग इस विद्रोह में हुआ था। मतलब उपयोग हुआ था, पूर्ण रूप से है ना इसका उपयोग नहीं हुआ था। जनता का समर्थन, किसान, कृषि, शिक्षक वर्ग, कलकत्ता, मुंबई। तो देखिए, जन समर्थन का अभाव। इस विद्रोह में किसान और शिक्षित वर्ग का सहयोग विद्रोहियों को नहीं मिला। कलकत्ता और बम्बई में शिक्षित वर्ग ने अंग्रेज की जीत की कामना की। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ 1857 का? तो मुगल वंश सदा के लिए समाप्त हो गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? आपसे एग्जाम में पूछता है। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया तब उसका परिणाम क्या निकला? 1 नवंबर 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। कहाँ? इलाहाबाद में, मिंटो पार्क में, है ना। अभी का नाम मदन मोहन मालवीय पार्क है। जो मिंटो पार्क था अभी वर्तमान में क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय पार्क, इलाहाबाद में। किसने पढ़ा? कैनिंग ने पढ़ा। भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। आपसे प्रश्न में पूछेगा भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। क्लियर? प्रावधान इस पत्र में, घोषणा पत्र में क्या प्रावधान था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन महारानी के हाथ चला गया और अब भारत का गवर्नर जनरल महारानी का प्रतिनिधित्व बन गया और अब इसे वायसराय भी कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल होता था अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। क्योंकि गवर्नर जनरल था उस समय जब ब्रिटिश मतलब शासन जो है महारानी के हाथ में गई तो वही रह गया और वही वायसराय बन गया। डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई और भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य कोई भी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। ऐसा आश्वासन दिया गया, है ना। सरकारी भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि हमारी प्रजा चाहे किसी भी नस्ल या धर्म का क्यों न हो, बिना किसी भेदभाव के उनको प्रशासन में शामिल किया जाएगा। पील आयोग की सिफारिश पर सैनिक सुधार करते हुए भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 का कर दिया गया और तोपखाना पूरी तरह से यूरोप के नियंत्रण में कर दिया गया और ऊंची जातियों के स्थान पर जाट, सिख, गोरखा, पठान आदि जातियों के भर्ती में प्राथमिकता दिया जाने लगा। तो इस तरह से 1857 की क्रांति खत्म हुआ और इससे आप देखेंगे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे
और कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको जो है धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो बताएंगे। तो इस तरह से जो है यह भी एक 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा हो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।